हेलो, वेलकम टू योर चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ जो वाल्मीकि जी ने बोली है, जल तो आग की गर्मी पाकर ही गर्म होता है, वैसे तो उसका स्वभाव ठंडा ही होता है। हर इंसान का एक स्वभाव होता है, जिस स्वभाव से वो अपने जीवन को जीता है। ज़रूरी भी है, स्वभाव होना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर स्वभाव नहीं होगा तो आप अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हो। इसलिए कितनी बढ़िया बात बोली है वाल्मीकि जी ने कि वैसे तो आपका अगर बात करें जल की, तो जल का स्वभाव वैसे ठंडा होता है, मगर अगर गर्म पानी उसमें मिल जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए सबके साथ, ताकि हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जा सकें। और वैसे भी हमें अपने भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, हमारे अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने स्वभाव की बात क्यों करी। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का हिंदी में मतलब होता है स्वभाव और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। सभी को मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना आप सभी ने? बिल्कुल पढ़ा है। तो मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है? मैनेजमेंट के स्वभाव को समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। किसमें? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन में। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, आर्ट को कला, और प्रोफेशन को, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ने प्रोफेशन को हिंदी में नहीं लिखा। अब प्रोफेशन को हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप दक्षता हासिल करके जो चीज़ जिस चीज़ में आते हो वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। तो एक एक चीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर अपन लोग यहाँ तक आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस की। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, और विज्ञान की हिंदी में अगर परिभाषा समझें तो सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ साइंस। अगर हम किसी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं तो वो साइंस है। और साइंस आपको हर जगह देखने को मिलता है। जीवन में विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो वो प्ले करता है। बिगर साइंस के शायद ये दुनिया चलना असंभव है। देखो, एक ऊपर की शक्ति है जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो दूसरी तरफ साइंस है जो इस प्रकृति को चलाने में मददगार साबित होती है। तो ये तो बात हुई साइंस का मतलब समझने की। अब साइंस को समझें कैसे? मैनेजमेंट के थ्रू समझना भी ज़रूरी है। साइंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, थ्योरेटिकल तौर पे अध्ययन कर रहे हो। साइंस तो वही है। जैसे एक लड़का अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा है, तो इंजीनियरिंग के उसमें वो क्या कर रहा है? सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को ले रहा है, तो वो साइंस है। अच्छा, हम साइंस को टेस्ट कैसे करेंगे कि यार ये साइंस है, ये विज्ञान है? अगर हम लोग एक मैनेजमेंट के थ्रू सोचें, कैसे सोचेंगे? पहले लिखा है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, बॉडी का मतलब होता है शरीर, और सिस्टमेटाइज मतलब क्रमबद्ध तरीके से। यानी अगर हम लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं विज्ञान में, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से सीखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से सीखना पड़ेगा। बच्चों को एकदम से प्लस माइनस सिखा दिया जाता है? सिखा दिया जाता है आप सबको? ये लोग तो मना कर रहे हैं कि नहीं सिखाया जाता है। नहीं सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है डिजिट के बारे में कि 1 2 3 4 एंड ETC। सबसे पहले तो आपको ये समझाया जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या, डिजिट क्या है। डिजिट को ऐसे समझा जाएगा, फिर उसको प्लस करा जाएगा, फिर ऐसे करके माइनस करा जाएगा, तब जाकर हमें चीज़ें आगे क्लियर होती हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुआ। अच्छा, हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अ वर्क विच बी डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी ऐसा काम जो व्यक्तियों के समूह से क्रमबद्ध तरीके से करवाया जाता है, उसे साइंस बोला जाता है। आगे ना वो बात यहाँ पर, तो वो चीज़ क्या है?
साइंस ही है। साइंस के आधार पर, यानी विज्ञान के आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोगों के आधार पर बनाए जाते हैं। आपने मन में सोच लिया, अरे यार ये हो गया सिद्धांत हमारा, नहीं, न्यूटन ने एक बार सोच लिया होता, अरे हो गया ठीक है यार, ऐसे हुई ग्रेविटी की, ऐसे वो सेब गिर गया, नहीं। उसने क्या करा, अगर उसने सिद्धांत बनाया है ग्रेविटी का तो उसने उस पर प्रयोग करे, कई तरीके से करे, अकेले सेब को लेकर नहीं, दूसरी वस्तुओं को लेकर भी उसने वहां पर प्रैक्टिकल करे, तब जाकर वो अपना सिद्धांत बना पाया। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल एकदम से नहीं बना दिए, उन्होंने अपने प्रिंसिपलों पर क्या करी, बहुत मेहनत करी, और जब वो मेहनत रंग लाई तब जाकर उनका नाम इस दुनिया में हुआ। यानी जो प्रयोग करे जाते हैं, यानी एक दूसरी तरीके से मैं बोलूं कि अगर आप सिद्धांत बनाते हो, अकेला अगर हम लोग साइंस की बात करें, विज्ञान में कई तरीके के सिद्धांत बनाए गए हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में कई तरीके के सिद्धांत पढ़े हैं, और आगे भी हमें सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। मगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर सिद्धांत नहीं बनाए जाते हैं, मगर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनका बहुत अध्ययन होता है, बहुत प्रयोग होते हैं, उनको रियलिस्टिक तौर पर देखा जाता है कि क्या वो हमारी ज़िंदगी में सुचारू रूप से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। और अगर वो सही तरीके से चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। उसी के तारतम्य में एक और है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। हेनरी फ्योल ने फ्रांस में बनाया था अपने सिद्धांत को। आज इंडिया में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिद्धांत कोई भी हो, अगर सही होगा तो वो पूरी दुनिया में वैलिड होगा। न्यूटन ने जो सिद्धांत निकाला वो हम लोग भी फॉलो करते हैं, और वर्ल्ड में जहां जहां भी मानव जीवन है, जो पढ़ी लिखी सभ्यता है, वो भी क्या करती है, न्यूटन के सिद्धांत को मानती है। तो यार वो तो यूनिवर्सल वैलिड हो गया ना, बिल्कुल है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो विज्ञान आपको हर जगह देखने को मिलेगी, और इसी की तरह से हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो अपने प्रिंसिपल बनाए वो साइंटिफिकली तौर पर बनाए। तो अभी हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात को छोड़कर अभी अपने टॉपिक पर रहते हैं, जब उस टॉपिक का हम लोग वीडियो बनाएंगे तब उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये तो बात हो गई साइंस के बारे में, ठीक है। फिर से एक बार क्विक रिव्यू देता हूँ कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें प्रैक्टिकल, यानी हमें उसमें क्या करना पड़ता है, किसी भी नॉलेज को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो उसकी हमें सिस्टमैटिक नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ज़रूरी है इसलिए पढ़ रहे हैं। विज्ञान हमारे जीवन में ज़रूरी है इसलिए तो उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इसको, जैसे भी मैंने जो पॉइंट आपको बताया, मैं हम लोग कह सकते हैं कि इसको साइंस को ये टेस्टिंग है, कि ये कहलाएगा कि यार ये साइंस है। अगर हम इनको टेस्ट कर लेंगे तो ये साइंस के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और साइंस एक इतना बढ़िया चीज़ होती है जिसमें हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि यार आपकी नॉलेज को आप कैसे और क्या कर रहे हो, निखार रहे हो। निखारना ज़रूरी होता है। हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, क्यों बेहतरीन कोट वोट पहनकर, बाल में कंघी अंगी कर जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को सामने, अपने स्वरूप को दूसरों को दिखाना पड़ता है। तो वही तो साइंस है कि आप अपनी नॉलेज को इतना अच्छा कर रहे हो कि आप दूसरे आपकी चीज़ों को समझें। चलिए, ये तो बात हुई हमारी नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पहले टॉपिक साइंस की। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज आर्ट। हिंदी में लिखा हुआ है कला। अब आप लोग आर्ट सब्जेक्ट पर मत चले जाइएगा, कह सकते हैं मगर वो वैसा है नहीं। आर्ट का मतलब अगर हम लोग बिजनेस में लें, मैनेजमेंट में लें, तो मैनेजमेंट में आर्ट का मतलब होता है दूसरों से काम निकलवाने की कला। अच्छा, फिर से मैं डेफिनेशन देता हूँ। आप लोग सोचते हो कि सर यार डेफिनेशन के पीछे बड़ा जल्दी पड़ जाते हैं,
वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो डेफिनेशन एक ऐसी है जिसे आप कहीं भी उसको उपयोग कर सकते हो। अ वर्क विच बी डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ऐसा कार्य जो व्यक्तियों के समूह से करवाया जाता है। तो आर्ट भी तो वही है, कला है। मैं इसका एक आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सबके घर में काम होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल होते हैं। आप लोगों के घर में भी काम हुए ना, हाँ, इनके घर में हुए, आप लोगों के घर में हुए ना काम, बिल्कुल हुए। तो अगर मेरे स्वभाव की बात करी जाए तो मजदूर ने बोला कि टाइम हो गया तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कहते थे भैया ठीक है। मगर पापा लोगों का स्वभाव क्या होता है, उन्हें काम निकलवाना है। अरे यार चाय बनवा लेना, और भैया बिस्कुट भी ले आना भैया के लिए। तो अब भैया जो मजदूर भैया थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। क्या हो गए भैया, खुश हो गए। अब उन्होंने 10-15 मिनट या आधा घंटा और एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो पापा के जो मूड में बैठा हुआ था, दिमाग में जो बैठा हुआ था कि हमें इनसे आधा घंटा काम कराना है, तो वो चीज़ निकला। ये कला है। अगर वो चीज़ मुझसे बोल दी जाए तो मैं तो नहीं कर सकता, मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। हमने पहले बोला ना आपको, एक वाल्मीकि जी के कथन के अनुसार हम लोगों ने आज की अपनी क्लास चालू करी कि वैसे तो पानी का स्वभाव ठंडा ही रहता है और गर्म पानी में मिलकर वो गर्म हो जाता है। अब कितना भी सोचो कि हम इस इंसान की तरह बन जाएं, हर एक इंसान की एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसको उस आइडेंटिटी को लेकर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो कुछ मैंने रियल लाइफ अपने जीवन काल से लेकर बातें समझाई। और बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं लोगे तो वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर साइंस में पढ़ा था कि अगर एक इंसान इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री हासिल कर रहा है तो वो बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को अर्न कर रहा है। मगर अगर वो यहाँ पर किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा और काम करेगा तो वो कहलाएगा आर्ट। क्या कहलाएगा? आर्ट। क्योंकि अब वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली रूप में करेगा, क्योंकि कोई ना कोई से काम जरूर निकलवाएगा। तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे आर्ट को? ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज का, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी, एग्जिस्टेंस उसका होना ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको जैसे अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि C+O2 इज इक्वल टू CO2 होता है, अगर आपको C फॉर कार्बन नहीं मालूम होगा और O फॉर ऑक्सीजन नहीं मालूम होगी तो क्या आप CO2 का फॉर्मूला बना सकते हो? मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी आपको इसके लिए अगर आपको CO2 का बारे में जानना है या प्रैक्टिकली तौर पर उसको करना है तो आपको उसकी पहले थ्योरी मालूम होना चाहिए कि कार्बन का एक एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिलेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब साइंस पर नहीं जाना, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, ठीक है ना। अगर वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, तो वो साइंस है। सिस्टमेटिक तौर पर लेगा तो वो साइंस है। मगर अगर वो किसी कंपनी में प्लेस होकर वर्क परफॉर्म कर रहा है तो वो आर्ट है, क्योंकि वो अब क्या कर रहा है? प्रैक्टिकली तौर पर वर्क को परफॉर्म करेगा। और वो प्रैक्टिकली तौर पर वर्क परफॉर्म करेगा जब उसको उसकी थ्योरी के बारे में नॉलेज होगी। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, वो ये है कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक किसी के समझाने का तरीका अलग अलग होता है, बातें करने का तरीका अलग अलग होता है, एक्टिंग करने का एक तरीका अलग होता है, सिंगिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है। शाहरुख खान सलमान खान नहीं बन सकता, सलमान खान शाहरुख खान नहीं बन सकता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मेरा एक अलग आइडेंटिटी है कि यार मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मुझे ये नहीं देखना होता है कि यार दूसरे इंसान किस तरीके से किसी को समझा रहा है, क्योंकि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे तो आप समझा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये इसका समझना चाहिए कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैं अपने घर के एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पापा क्या करेंगे कि मज़दूर से आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे, मगर मेरा स्वभाव क्या है कि मैं नहीं करवाऊँगा।
हर किसी का स्वभाव अलग होता है। यानी एक ही घर में रहकर दो लोगों का स्वभाव अलग अलग बिल्कुल है। अगर दुनिया में हर इंसान अलग अलग है तो उसका स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग करने का तरीका अलग, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने का तरीका अलग, सोनू निगम के गाना गाने का तरीका अलग, अरिजीत सिंह के गाने का तरीका अलग है। तो ये सब अलग अलग है, उनका स्वभाव ही वैसा है। और जो आर्ट होती है वो किस पर बेस्ड होती है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के ते तिल पर पड़त निशान। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, नयापन सोचोगे, तब आप जाकर किसी चीज में परफेक्ट होते हो। यानी आपकी कला कब निखर कर सामने आएगी? जब आप उस चीज़ पर लगातार प्रैक्टिस करोगे। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो नई नई चीज़ें क्रिएटिविटी करने में मज़ा आता है। जैसे अभी कुछ जो शुरुआती वीडियो डले होंगे तो आपको उसमें लग रहा होगा कि यार अंधेरे में सर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जब मैंने ये सोचा, प्रैक्टिस करी कि यार इसको किस तरीके से और अच्छा करा जाए कि मेरे वीडियोस को पसंद किया जाए, लाइक और सब्सक्राइब करा जाए। हाँ, और लाइक और सब्सक्राइब से याद आया, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए नीचे बेल आइकॉन का बटन होगा तो उसको प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, मैं बाद में भी बोलूँगा, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना इंसान प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मगर मेरे पापा की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राइटिंग है। क्यों? वो क्रिएटिविटी करते रहते हैं, एक को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। तो ये क्या है? उन्होंने उस चीज़ पर प्रैक्टिस करी, क्रिएटिविटी करी। और जब आप किसी चीज़ पर क्रिएटिविटी करते हो तब वो चीज़ सुनने में अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हुई आर्ट की। तो इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अच्छा, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट बोथ एज अ साइंस और एज एन आर्ट। तो आप उसको लिखेंगे कैसे? अभी मैंने जो दोनों चीज़ें आपको समझाई, साइंस के बारे में और आर्ट के बारे में, उनको लिख दिया, समझा दिया आपने। और उसके बारे में आप 2 पॉइंट इसके ले लीजिए और 2 पॉइंट इसको ले लीजिए, काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा। अगर आप 3 ले सकते हो तो 3 पॉइंट ले लीजिए, उसको समझा दीजिए। चलिए, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं 11th में, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही था। अगर आपको याद हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। 3 चीज़ों से मिलकर बनती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन यानी आपकी नॉलेज पर आप क्या कर रहे हो, अपने स्किल्स को अच्छा कर कर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज का भला हो। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है सर्विस मोटिव, वो लास्ट पॉइंट है, मैं समझाऊंगा उसको, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो प्रोफेशन में सबसे पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, सपोज मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ या मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एकदम से सबसे लास्ट वाली चीज़ को हासिल करूँगा। लास्ट वाले में तो प्रैक्टिकल वगैरह होगा, ठीक है। अगर सपोज मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो एमबीबीएस में मुझे सबसे लास्ट सेमेस्टर का पढ़ा दिया जाए, क्या वो तरीका सही है? नहीं। मुझे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी मुझे बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से नॉलेज दी जाएगी। किसके बारे में? जो चीज़ में, जो ज्ञान मैं लेना चाहता हूँ, उस ज्ञान के बारे में मुझे क्रमबद्ध तरीके से बताया जाएगा। ज़रूरी भी है, अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से किसी नॉलेज को अर्न करेंगे तो हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ही है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, साइंस, और साइंस क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब ये पॉइंट यहां पर गलत साबित होता मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कॉमर्स पढ़ना है तो आप कॉमर्स लोगे, डॉक्टरी करना है तो आप बायोलॉजी लोगे, तो और इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ लोगे, और अगर आपको सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना है तो बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं।
ठीक है, आप कॉमर्स की क्लास के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स की क्लास में जाके बैठोगे, आप आर्ट्स के बच्चे हो आर्ट्स की क्लास में जाकर बैठोगे, मैथ के बच्चे हो तो मैथ की क्लास में जाकर बैठोगे, और बायोलॉजी के बच्चे हो तो बायोलॉजी की क्लास पर जाकर बैठोगे। मगर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टरी करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, कॉमर्स के बच्चे बीकॉम या बीबीए करके बैठे हैं, वो भी एमबीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? किसी की एक वो नहीं है कि आप ही की जायदाद है या संपत्ति है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो सकती है। एमबीबीएस वगैरह में या डॉक्टरी की लाइन में कौन बच्चा जा सकता है? जो केवल क्या लिया होगा? बायोलॉजी लिया होगा। इंजीनियरिंग की लाइन में कौन जा सकता है? जो बच्चा साइंस के अंतर्गत मैथ लिए होगा। ठीक है। सीए कौन कर सकता है? मोस्टली अच्छे तरीके से सीए कौन कर सकता है? जो कॉमर्स लिए होगा। ठीक है ना। तो ये होगी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। और एक पॉइंट है लास्ट आज का, सर्विस मोटिव। अगर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर भी हो तो आपको प्रायोरिटी सबसे पहले क्या रखनी चाहिए? सर्विस की रखनी चाहिए। अगर आप समाज के बारे में क्या सोचोगे? अच्छा सोचोगे, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो, समाज के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? सर्विस ज़्यादा दोगे। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि अपन लोग एक समाज में रहते हैं। ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को अपन को इग्नोर करते हुए हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और मैंने आपको बोला भी है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझे, मेरे फ़ोन नंबर उस पर हैं, और अगर अदरवाइज़ वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8839476060 पर, या इसमें कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करके माध्यम से भी आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हमने जाना नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में और प्रोफेशन के बारे में। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, मगर जाने से पहले मैं आपको फिर से बोल दूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, और नीचे बेल आइकॉन की बेल है तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।